दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे गए निबंध मेरी असफलताएं के बारे में। तो यहाँ दो तीन चीज़ें जो है आपको गौर करनी है। सबसे पहले कि ये निबंध किसका है, तो ये निबंध बाबू गुलाब राय जी का है। सेकंड चीज़ जो आती है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है। और इसकी विधा क्या है, तो ये एक निबंध संग्रह है। इसके अलावा जो है ये विधा जो है इनकी आत्मकथा भी है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए, ये इनके द्वारा लिखित, कहीं कहीं आपको निबंध आएगा और कहीं कहीं जो है आत्मकथा आएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसका जो मुख्य पृष्ठ था वो भी मैंने आप सभी को पढ़वा दिया था। तो जो भी डिटेल्स थी पढ़ चुकी थे। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं विस्तार पूर्वक जो है इसको पढ़ाऊं। तो अब हम इसके हर टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें विषय सूची की बात करूं तो 24 विषय सूची जो है यहाँ पर दी गई है। तो एक एक जो विषय है हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो मैं टॉपिक पढ़ूंगी वो है इसका पहला वाला, बाल स्तावत क्रीड़ा सप्ताह, यानी कि जब मैं बालक था। तो इसमें लेखक ने बताया है कि जब वो बालक थे तो किस प्रकार से जो है क्या चीज़ें उनके जीवन में घटित हुई। तो उनकी आत्मकथा में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बाबू गुलाब राय जी अपने जन्म के संबंध में बहुत सी चीज़ें हमें बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। यद्यपि मेरी बहुत सी चीज़ों की भांति मेरी जन्मपत्री लापता है, तथापि यदि आप मेरा विश्वास करें तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी असफलता यह थी कि मैंने बसंत पंचमी से एक दिन पहले इस पृथ्वी को भाराक्रांत किया। यानी कि जो लेखक हैं उनका जन्म जो है बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ। आगे कहते हैं कि मेरे जीवन का श्री गणेश ही कुछ गलत हुआ, किंतु इतना संतोष है कि पीछे आने की अपेक्षा आगे आना श्रेयकर है। यानी कि अगर पीछे हम कोई भी किसी के जीवन में भी अगर बुरा होता है तो उन चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि आगे बढ़ लिया जाए। इसमें अग्रदूत कहे जाने की संभावना रहती है। यदि मैं बड़ा आदमी होता और यदि मेरा जीवन वृत्त किसी सच्चे या झूठे भक्त ने लिखा होता तो वह ऐसी ही बात कह देता। मेरा जन्म इटावे में हुआ। तो यहाँ उन जन्म स्थान भी आपको पता चलेगा। मोहल्ले का तो नाम सुना है, उसे छपेटी कहते हैं, लेकिन उस घर का पता नहीं लगा सका जिसमें मेरा जन्म हुआ था। यह प्रयत्न अपने को महत्ता देने के कारण नहीं वरन कौतूहल और मनोविद के लिए किया गया था। तो यहाँ कहते हैं कि वो मोहल्ले का तो उनको पता है लेकिन उस घर का पता नहीं है। मेरे पूज्य पिताजी बाबू भवानी प्रसाद इटावे में नौकर थे। वहाँ से उनकी बदली होने पर मैं 2.5 वर्ष की आयु में मैनपुरी लाया गया। मैनपुरी के लोग धोखेबाज कहे जाते हैं। मुझे इसका निजी अनुभव तो नहीं है, किंतु उसके संबंध में जनश्रुति यह है कि मैनपुरी बगल में छुरी, खाई सतुआ बतावे पूरी, पर उसका कुछ अच्छा इतिहास भी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ वो आए हैं, यानी कि 2.5 वर्ष के जब थे तो उनके पिता का जो है बदली मैनपुरी में हो गया। और यहाँ वो मैनपुरी के संबंध में ये भी बताते हैं कि मैनपुरी में कहावत है कि मैनपुरी बगल में छुरी, खाए सतुआ बतावे पूरी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद 20 से प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ चर्चा की। देखिए, मैनपुरी के पास धारा नगरी है जिसे धारों कहते हैं, किंतु बीती ताही बिसारी दे का पाठ पढ़ते पढ़ते मैं इतिहास को भूल गया हूँ। इतना अवश्य याद है कि उस नगरी में कोई राजा मैन रहते थे, उनके नाम पर ही मैनपुरी का नामकरण हुआ था। उस जगह का नाम मैनपुरी क्या है इसके पक्ष में उन्होंने बात बता दी। मैं हंस तो हूँ नहीं जो पए पिए परिहरिवारी विकार, मेरा मन तो विकार की ओर ही अधिक जाता है। अस्तु इसी नगरी में बाल्यकाल बीता। यदि उस नगरी में दोष है तो उसके लिए मैं लज्जित भी नहीं, क्योंकि भारत की मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में अग्रगण्य काशी के संबंध में भी जनश्रुति कुछ अच्छी नहीं है।
तो यहाँ वो लोगों की जनश्रुति यानी कि जो लोगों के द्वारा चीज़ें कही जाती है, कह रहे कि अगर जैसे अगर बात की जाए कि मैनपुरी के बारे में ये जनश्रुति फैली हुई है, तो काशी के संबंध में भी जो विचार है वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं। जनश्रुति तो क्या, सम्मत हरि भक्ति पथ के अनुगामी धर्म भीरू बाबा तुलसीदास जी ने काशी के संबंध में स्वयं कहा है, 62 ठासन के ठका रजनी चहु दिस चोर, फिर बिचारी मैनपुरी किस गिनती में। तो वो कहते हैं कि 62 ठासन के ठग रजनी चहु दिस चोर, कि यहाँ पे क्या है, चोर जो है हर जगह घूमते हैं, दिन में, रात की क्या कहे, दिन में भी चोर घूमते हैं। ये उन्होंने काशी के संबंध में तुलसीदास जी ने कहा है। तो फिर कहते हैं लेखक कि फिर मैनपुरी की जो है वो हम किस गिनती में रखेंगे जब काशी के बारे में ये विचार है। के लोक के मन का भांति इटावे के जीवन के संबंध में मेरा स्मृति पटल बिल्कुल कोरा है। यदि दार्शनिक शब्दावली का व्यवहार करूं तो वह टेबुला राजा है। इसका अर्थ भी कोरी पट्टी है, यानी उनको वहाँ के बारे में जो अगर बात करें कि इटावा जहाँ उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ इसके संबंध में कहते हैं कि बिल्कुल उनका संबंध जो वहाँ पर कोरा है, यानी कुछ उसके बारे में ना अच्छा बता सकते हैं ना कुछ बुरा बता सकते हैं। मैनपुरी के प्रारंभिक जीवन की कुछ धुंधली सी स्मृति है, जैसी कभी कभी भूत विद्यावादी फोटोग्राफरों की तस्वीर में किसी प्रेत आत्मा की छाया आ जाती है। उस रूपरेखा वहीन स्मृति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लोग यदि पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर कोई पुरानी वाली फोटो वोटो है तो उससे ही जो है उनका अतीत पता चल जाता है कि पुराना समय क्या था, वरना इतनी चीज़ों को या बचपन ही को याद किसी के लिए भी संभव नहीं होता। संभव है कि मेरे प्रारंभिक जीवन में कोई आकर्षक बात न रही हो। फ्राइड साहब यदि जिंदा होते तो यही व्याख्या देते, अदालत के सत्य मूर्ति सत्यावतार गवाह की, जो सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य के अतिरिक्त और कुछ न कहने की शपथ खाता है और न जाने क्या क्या खाता है, तो प्रतिस्पर्धा में मैं नहीं कर सकता। मैं गंगा तुलसी भी नहीं उठाऊंगा। अधार्मिक होते हुए भी दोनों का आदर करता हूँ और ना मैं मुंह में सोना डाले हुए हूँ, किंतु स्मृति को कल्पना से यथासंभव अतिरंजित ना करूँगा। तो उनका कहना है कि जो चीज़ें उनकी स्मृति में है, जो बातें हैं वो उन्होंने यहाँ बताई है, ये नहीं कि एक मनगढ़ंत कोई भी बात है उसके बारे में कह दे। तो जो उनको याद है उसी चीज़ों की चर्चा उन्होंने की है। आगे कहते कि हम लोग एक ब्राह्मणी बुढ़िया के घर के दूसरे भाग में रहते थे। उसका नाम था दीवारी की माँ। तो यहाँ वो ब्राह्मणी बुढ़िया के नाम के बारे में कह रहे हैं, दीवारी की माँ। मैं अपेक्षाकृत अभावों की दुनिया में पला था। न तो मेरी महत्वाकांक्षाएं ही बढ़ी हुई थी और ना ही सुविधाओं का नितांत अभाव था। तो गरीबी में पले बड़े थे तो उनके पास सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी। चाहिए अभी जग जूर न छाछी की तो बात न थी। फिर भी मैं उन बालकों में से न था जो गर्व से कह सके कि मेरा जन्म संपन्न घराने में हुआ था। I was born with a silver spoon in my mouth. मेरे यहाँ चांदी का चम्मच तो क्या पीतल का भी ना होगा। तो कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो अभावों में हुआ। मैं किसी संपन्न घर में नहीं पैदा हुआ कि मैं कह सकूं कि जब मैं चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। तो यहाँ अगर वो अपने जन्म के विषय में कहते हैं कि चांदी की क्या, मैं तो पीतल का चम्मच भी लेके पैदा नहीं हुआ। यदि मुझको ऊपरी दूध भी मिल गया हो तो सीपी से, जो मोती की भी जन्मदात्री है। खैर, मुझे गरीबी के कारण कभी कभी रसना का संयम करना पड़ता था। दीवारी आलू कचालू की चाट बेचा करता था। तो ये जो दीवारी है, जो दीवारी की माँ के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो दीवारी नाम का लड़का था वो आलू कचालू की चाट बेचा करता था। मुझे याद है कि मैं एक बार चाट के लिए मचला था। दीवारी को पड़ोसी धर्म और मैत्री का उपदेश दिया था। भाई बांटकर खाया करो, ऐसी ममता भरी शिक्षा भी उसे दी थी। जब वह सब कामी वचन सती मन जैसे बेकार गए, तब माता से पैसे के लिए अनुनय विनय की और फिर कहीं अपनी रुचि की तृप्ति कर सका।
अच्छे खाने की कमजोरी, श्रवण समीप ही नहीं सारे बाल सफ़ेद प्रायः हो जाने पर भी बनी हुई है। तो कहते हैं कि एक अच्छा खासा पूरा जीवन बीत गया, तो बचपन की उन्होंने बात बताई कि किस तरीके से चीज़ें उपलब्ध ना होने पर जो वो तिवारी नाम का लड़का था चाट बनाता था, लेकिन उनके पास इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि पैसे देकर उसको खरीद सके। तो इसी प्रकार से आगे भी कहते हैं कि अच्छा खाना और पहनने की जहाँ तक बात है, तो बाल सफ़ेद हो जाने पर भी वो चीज़ बनी हुई है, यानी बुढ़ापा आ गया लेकिन वो चीज़ बनी हुई है। उस घर की बाल क्रीड़ाओं में अंधे बनकर चलने और चाई माई खेलने की मुझे स्पष्ट स्मृति है। तो उनको इतना याद है कि उन्होंने किस प्रकार से उस घर में क्रियाएं की थी, खेला था। इस बात का उल्लेख अपनी माता जी से बार बार सुनने से उनकी स्मृति और भी उभार आ गई थी। तो हम भी अपने बचपन के बारे में जैसे अपनी माता जी से सुनते रहते हैं, तो ऐसा ही इन्होंने अपने बचपन की स्मृतियाँ जो है अपने माता जी से सुनी थी, तो उन सभी का जिक्र इसमें किया है। घर का वातावरण धार्मिक था। माताजी सूर और कबीर के पद गाया करती थी। मुझ पर प्रहलाद की कथा का बड़ा प्रभाव था। मुझे पूरा विश्वास था कि राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही, कि राम की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है। बिल्ली के बच्चे अवश्य कुम्हार के अवे में जिंदा बच गए होंगे। होंगे क्यों कहूँ, थे, कहना सत्य के अधिक निकट होगा। एक बार पड़ोस में जाकर एक कुम्हार से पूछा भी था कि क्या वह बिल्ली जो उसके पास बैठी हुई थी अवै से निकली थी। तो मैं मुंह में खड़ग खम्भ में राम का अस्तित्व बताने में मुझे प्रसन्नता होती थी। तो ये जैसे कहावत है कि एक बार बिल्ली के बच्चे जो थे तो वो कुम्हार के उसमें रह गए थे, जो कुम्हार के बर्तन थे उसमें वो रह गए थे, और उसको आग पे उसने चढ़ा दिया था। लेकिन भगवान जिसको ज़िंदा रखना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है। वो हिस्सा क्या था, कच्चा रह गया था। तो यही बात वो कहते हैं कि जिसको राम की जिस पर कृपा हो उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। तो एक बार उन्होंने बचपने में थे, छोटे थे, तो कुम्हार से जाके पूछा भी था कि क्या ये जो बिल्ली तुम्हारे पास बैठी है वो कैसी अवै से निकली है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भगवान शिव को और शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम ठाकुर जी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम करने में परमानंद का अनुभव करता था। तो ये वो अपनी बता रहे हैं कि धार्मिक था तो किस प्रकार से भक्ति किया करते थे। उत्तरकालीन बुद्धिवाद ने उस आनंद को मिट्टी में मिलाकर अभी तक मुझे कोई वस्तु नहीं दी है जिसके कारण मैं सांसारिक सुखों और महत्वाकांक्षाओं को भूल जाऊं और इधर उधर ना भटकूं। हाँ, मेरी यह विनय भावना अब इधर उधर संसार में बिखर गई है। अब तो मैं सभी को सिया राम में जानकर जोर जुग पाणी प्रणाम करता हूँ। तो कहते हैं कि पहले क्या कहते हैं, सिया राम में, कि सारे सब में क्या है, सिया राम है सबको, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं कि सब में ही सिया राम है। लेकिन जिनसे कोई स्वार्थ है उन्हीं के प्रति यह बुद्धि अधिक रहती है। छोटे मुंह बड़ी बातें कहना मुझे बहुत प्रिय था और इस कारण मैं प्रायः मूर्ख भी बन जाता था। मैं समझता था कि जिस प्रकार सरसों से तेल निकलता है उसी प्रकार गेहूं से घी निकलता है, क्योंकि गेहूं सरसों से अधिक कीमती होता है। भेड़िए को मैं भेड़ का बच्चा कहा करता था। बचपन की कितनी मासूमियत भरी बातें कहते हैं कि मैं ये सब चीज़ें समझता था कि गेहूं की कीमत वो अधिक समझते थे, तो इसलिए गेहूं को ज़्यादा कीमती मानते थे सरसों से। इसी प्रकार से भेड़िए को जो है वो भेड़ का ही बच्चा, एकदम मासूमियत वाली बातें जो है हम देख सकते हैं। मेरे पड़ोस में एक बढ़ई महाशय रहते थे। उनका नाम था सुखराम। वे बड़े धार्मिक थे। वे शायद अब भी जीवित हैं। पिछली बार जब मैं मैनपुरी गया था तब उन्होंने कहा था, कल्ली के लल्ला बूढ़े हुई गए। उनके चबूतरे पर नीम के नीचे रामायण सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लोग कहते थे कि मैं बड़ा भक्त बनूंगा, लेकिन बड़ा होकर मैंने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। तो वाकई कह सकते हैं कवि ने बिल्कुल हंसी वाली बातें भी इसमें की है, फिर भी उसका असर अब भी कुछ बाकी है। धार्मिक बातों का मैं सदा
मैं आदर करता हूँ। खेल-कूद में विशेष रुचि न थी, किंतु उसके नाम से बिल्कुल अछूता न था, क्योंकि खेल-कूद के पक्ष में जो बातें कही जाती थी, वे मुझे अच्छी लगती थी। उनसे उनमें से 2 बातें अब भी याद है। ओना मासी धम, बाप पढ़े ना हम। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि ओना मासी धम जैनियों की देन है। ओम नमः सिद्धाणम। खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। तो इसका अर्थ उन्हीं का धार्मिक होते हुए भी पढ़ने लिखने से मैं जी चुराता था अवश्य, लेकिन बहुत नहीं। मुझे कभी कोई घसीट कर मदरसे नहीं ले गया। आगे कहते हैं कि खेल कई किस्म के होते हैं, उनमें वे खेल मुझे पसंद नहीं थे जो 2-4 बालक मिलकर खेलते हों। इसका कारण यह था कि मेरे और छोटे भाई बहन नहीं थे, इसलिए एकांत के खेल अच्छे लगते थे, जैसे कागज के आदमी या जानवर बनाना। जौनपुर का काजी तो गधे को आदमी बना देता था, किंतु एक बार मैंने अपने पिता के एक मित्र के नुस्खे का आदमी बना दिया। बड़ी डांट फटकार पड़ी। दिया सलाई के बक्सों की रेल बनाना आदि के खेल अच्छे लगते थे। अपने पड़ोसी मिस्त्री जी के यहाँ से लकड़ी की गिट्टी बटोर लाता था और उनसे पुल बनाता था। मुझे बैठे रहना अधिक पसंद था। जब जबरदस्ती भगाया जाता था तब भी भागता था। स्वास्थ्य के बारे में मेरे पिताजी अधिक सचेत रहते थे, किंतु खराबी यह थी कि स्कूल के सबक की तरह ही भाग दौड़ का काम मुझसे लिया जाता था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि मैं स्वयं आंख मीचकर चलना और चाय माई फिरना अधिक पसंद करता था। कभी अंधा बनकर भीख मांगने का भी अभिनय करता था। एक बार मैं ननसाल गया हुआ था, वहाँ वास्तव में लाड़ प्यार में पढ़ना लिखना भूल गया था। तो मतलब ननसाल यानी कि अपनी नानी के यहाँ गए हुए थे। मेरे पिताजी ने लिखा कि तुमने वहाँ पढ़ना लिखना तो ताक में रख दिया होगा। उनका अर्थ मैं यह समझता था कि मेरा बस्ता तिखाल में रखा है। मैंने अपनी माताजी से पूछा कि बस्ता तिखाल में न रखूं तो क्या खूंटी से लटकाऊं? पढ़ने लिखने के संबंध में यह कह सकता हूँ कि पढ़ने में तो मुझको रुचि थी, लिखने में नहीं। यानी वो पढ़ना अच्छा लगता था, लिखना नहीं। मेरे पिताजी ने मेरे पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ली। उन्होंने मेरी कई बुरी आदतों को उंगलियों पर पेंसिल मार मार कर जबरदस्ती छुड़वाया। मैं उंगलियों पर गिनती गिना करता था। उंगलियों पर गिनने से मन में जोड़ लगाना नहीं आता। खराब लिखने पर मैं बहुत पिटा हूँ। तो अपने बचपन की बहुत अच्छी बातें जो है इन्होंने बताई है कि क्या-क्या जो है, जैसे एक आम व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाएँ होती है, ऐसे अपनी बचपन की इन्होंने हर घटित घटनाएँ बताई है कि कैसे उनकी पिटाई होती थी। खराब लिखना तो नहीं छूटा, लेकिन हरफ कुछ स्पष्ट लिखने लगा था। उन दिनों ताड़ना का अधिक महत्व था। ताड़ना की एक खराबी तो रही कि जितना शरीर स्वस्थ बालक का बनना चाहिए उतना नहीं बना, लेकिन उसके साथ कई गुण भी आए। वे यह कि पराई चीज ना लो और दूसरों का आदर करो। फिर यहाँ पर जो है इनका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, पहला वाला कि जब मैं बालक था। तो यहाँ देख सकते हैं कि बालावस्था में निबंधकार ने किस प्रकार से शरारतें भी की, अभाव में भी जीवन जिया। तो हर उस चीज़ का जो है यहाँ पर निबंधकार ने ज़िक्र किया है। 2-3 आदमियों के बारे में भी इसमें ज़िक्र किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से एक-एक टॉपिक हम पढ़ते जाएँगे। तो चलिए, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये पूरा आपको देखना है तो इसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।